नमस्कार दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी के सर शशि शरण सर के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 7th का अध्याय 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है राजा और उनके राज, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ढक्कन के राष्ट्रकूट किसके अधीनस्थ थे? तो किसके अधीनस्थ थे? तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन। किसके अधीन? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि इस तरह का एक उदाहरण ढक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दांती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे क्या किया? हरा दिया। और हिरण गर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मजना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है? सत्य कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन में कह रहा है कि 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दांती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरणगर्भ नामक अनुष्ठान किया। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः केरल और महाराष्ट्र में अपना राज सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो ये गलत है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि इस तरह का उदाहरण ढक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दांती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे क्या किया? हराया और हिरणगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मजना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह कृति किस काल की है? तो किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की है। किस काल की? राष्ट्रकूट काल की। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि राजा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो महाराजा धीराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराजा धीराज। कहा इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अनंत भरकम उपाधियां धारण की। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ राजा जो है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया यानी जिसको राजाओं के राजा बोलते हैं, और कुछ जो है कि त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों भुवनों का स्वामी का उपाधि धारण किया। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से 8वीं सदी में राजाओं के राज्यों में प्रशासन के बारे में कौन सा कथन जो है कि सही है? तो पहला कथन में दिया है कि राजाओं में कईयों राजाओं ने महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह के भारी भरकम उपाधि धारण करते थे। तो पहला कथन सही है।
दूसरा कथन में दिया है कि राज्यों के उत्पादकों ने संसाधन इकट्ठा किया जाता था और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन में दिया है कि राजस्व वसूली करने के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति समानता प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही जाता था, तो ये भी सही है। वे पद आनुवंशिक नहीं हुआ करती थी, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 1, 2, 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि इन नए राजाओं ने कईयों से महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों ने से भी लिया जाता था। राजस्व वसूले के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदे पर होते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसमें कर रहा है चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, तो इसी को जो है कि वेट्टी कहा जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया हुआ है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन में दिया है कि प्रशस्तियों ने से हमें पता चलता है कि राजा खुद को मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते थे, तो ये सही है। दूसरा कथन में दिया है कि राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, तो ये भी सही है। कल्हण ने अपने वृत्तांत में गुजरात पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, तो ये गलत है। राजतरंगी नामक संस्कृत काव्य की रचना कल्हण ने किया था, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कह रहा था कौन सा कथन असत है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृति काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। राजतरंगिणी नामक संस्कृति काव्य की रचना कल्हण ने किया था। और इसी में दिया हुआ है कि प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दांश सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने के लिए दिए जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसमें कह रहा है कल्हण की रचना द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं इतिहास का पता चलता है? तो कश्मीर के राजा का। किसके? कश्मीर के राजा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और
पाल शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में मतलब जानी जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो इसका कारण था कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। किसके के लिए लड़ाई चलता था? कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है निम्न में से किस शासक ने अपने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार जो है कि आक्रमण किया था? तो कौन किया था? तो मोहम्मद गजनबी जो है कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। डिस्कशन में दिया हुआ है अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी 1000 से 1025 ईस्वी पर हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है कि सही है? ठीक है, तो पहला कथन में कह रहा है कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो सीधे मंदिर को निशाना बनाते थे, जो बहुत अधिक संपन्न होते थे। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि महमूद गजनी ने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन में दिया है कि चौहान वंश का शासन सिंध और कश्मीर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो ये गलत है। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक शासक को 1192 में हराया था। तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। केवल 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण कराकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी 1000 से लेकर के 225 ईस्वी पर हमला किया। उसका शासन निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है कि गजनी में क्या किया, एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। इसी में दिया हुआ है कि युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घरवालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने 1198 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। यानी मोहम्मद गौरी को 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। लेकिन दूसरे ही साल जब 1192 में हुआ युद्ध, तो उसमें जो है उसकी हार हुआ था। किसका हार हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि निम्न में से सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था? तो कौन लूट कर ले गया था? तो मोहम्मद गजनी लेकर गया था। कौन लेकर गया था? मोहम्मद गजनी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी 1000 से लेकर के 225 ईस्वी में हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है निम्न में से चौहानों का प्रमुख शासक कौन था? तो कौन था? तो पृथ्वीराज
तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। डिस्कशन में दिया हुआ है कि युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घरवालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो 1198 से 1192 ईस्वी तक शासक रहा, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल जो है कि 1192 में उसके हाथों हार हुआ। यानी पृथ्वीराज चौहान जो है कि पहली बार जो है कि मोहम्मद गौरी को 1191 में हरा दिया, और दूसरे साल जो है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से चोल वंश के बारे में कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन में दिया है कि चोल वंश कावेरी डेल्टा के मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध छोटे से परिवार की सत्ता में थी। तो सही है। चोल वंश कांचीपुरम के पाल राजाओं के मातहत थे। तो ये गलत है। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। तो सही है। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को विजित किया। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1, 3 और 4 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। किसके अधीन? तो पल्लव राजाओं का अधीन कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उड़ियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभसुधनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाकों इस राज का हिस्सा बना दिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 में राजा बना और इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि चोल वंश के किस शासक ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर आक्रमण किया। तो कौन किया था? तो राजेंद्र प्रथम किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि गंगैकोंड चोलपुरम मतलब क्या है। तो ये क्या है? एक मंदिर है। क्या है? एक मंदिर है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि गंगैकोंड चोलपुरम राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन में दिया है कि चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो सही है। दूसरा कथन में है कि चोल काल में कृषि के विकास कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी जम जाती है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के साधन नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कि कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं।
मतलब जो चोल का जो कांस्य प्रतिमा था संसार का सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिना जाता था। उस समय में चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संपन्न हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती है, जिससे किनारों पर क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से चोल काल के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन में दिया है कि चोल काल में किसानों के बस्तियों को ऊर कहा जाता है, जो सिंचित खेती के कारण बहुत ही समृद्ध हो गई थी। सही है कि चोल काल में जो किसानों की बस्ती होता था उसको ऊर कहा जाता था। दूसरा कथन में है कि गांव के समूह को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी, यानी किसान की जो बस्ती होता था उसको ऊर कहा जाता था, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू जो है कि न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूवेद वेलन, यानी तीन राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरियार यानी प्रधान जैसी उपाधि दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज के पद भी सौंपे गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है निम्न में से गांव के समूह को क्या कहा जाता था? गांव के समूह को क्या कहा जाता था? तो नाडू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है निम्नलिखित को जो है कि मिलान करना है। तो वेलन वगैरह किसको कहा जाता था? वेलन वगैरह जो है कि कहा जाता था किसको? तो वेलन वगैरह कहा जाता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को वेलन वगैरह कहा जाता था। ठीक है। और शाला भोग किसको कहते थे? तो शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होता था उसको जो है कि शाला भोग कहा जाता था। और पल्ली चदनम किसको कहा जाता था? तो पल्ली चदनम जो है कि कहा जाता था जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। ब्रह्मदेव किसको कहा जाता था? तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का जो है कि क्या, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, बी का 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन वगैरह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को वेलन वगैरह कहा जाता था। ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। शाला भोग क्या होता था? तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होता था उसको शाला भोग बोलते थे। और पल्ली चंदम क्या होता था? तो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि व्यापारियों के संघ को चोल काल में नागरम कहते हैं थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो ये सही है। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 दोनों सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इसके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की दीवार पर ब्यौरावर दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है
कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि के देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो ऊर कहा जाता था। कह रहा है किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांव के समूह को क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।